दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। जो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज आपको दोस्तों हम बताने चल रहे हैं जलवायु विज्ञान में, जलवायु विज्ञान में बताने चल रहे हैं वायुमंडलीय संरचना। वायुमंडलीय संरचना सबसे पहले दोस्तों हम बताने चल रहे हैं जलवायु विज्ञान में वायुमंडलीय संरचना बताने चल रहे हैं। तो यहाँ से ऐसा एक टॉपिक्स है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में नहीं आता है। हालांकि ये हम विस्तार रूप बताने चल रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए है, फिर भी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी टेट, सुपर टेट आदि एग्जामों में क्वेश्चन फटाफट लिंक कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो जलवायु विज्ञान में सबसे पहले हम जलवायु के अंतर्गत पढ़ेंगे। जलवायु के अंतर्गत दो टॉपिक्स होता है, एक टॉपिक्स आता है मौसम और दूसरा टॉपिक्स आता है जलवायु। एक होता है मौसम, दूसरा होता है जलवायु। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत मौसम, जलवायु। अब मौसम पढ़ें आप या जलवायु पढ़ें, मौसम पढ़ें या जलवायु पढ़ें, तो मौसम या जलवायु के अंतर्गत सबसे पहले आपको ताप की आवश्यकता होगी। जो मौसम बनता है या जलवायु बनता है वो ताप से ही बनेगा, और ताप यदि अध्ययन कर रहे हैं तो दाब का भी उसमें उल्लेख आएगा। ताप का उल्लेख आएगा, दाब का उल्लेख आएगा। ताप दाब के अलावा और भी दशाएं की, जब ताप होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगा, इसका मतलब उसमें आर्द्रता भी आएगा। यानी कि ताप का, दाब का, आर्द्रता का उल्लेख करना पड़ता है। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत या वायुमंडलीय संरचना पहला इसका टॉपिक्स है। इस वायुमंडलीय संरचना को जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना है मौसम और जलवायु। अब मौसम और जलवायु के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक्स आता है ताप, दूसरा आता है दाब और तीसरा आता है आर्द्रता। तो वायुमंडलीय जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ताप, दाब तथा आर्द्रता का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मौसम क्या है? मौसम जो होता है अल्पकालिक घटना होती है। जलवायु विज्ञान की अल्पकालिक घटना मौसम होता है, यानी कि जो कम समय के लिए होता है। इसको घंटे में, दिन में, सप्ताह में, महीने में, माह में आंका जाता है। मौसम जो बनते हैं अल्पकालिक घटना होती है। जलवायु विज्ञान की अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। इसे घंटे में, दिन में, सप्ताह में तथा माह में आंका जाता है, नापा जाता है। जबकि इसका दीर्घकालिक घटना जो होती है वो जलवायु होती है। जलवायु को माह में भी व्यक्त कर सकते हैं, वर्ष में औसतन इसके लिए 30 से 31 वर्ष निर्धारित है। 30 से 31 वर्ष जलवायु के लिए निर्धारित है। दीर्घकालिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत दीर्घकालिक मौसम की ऐसी घटना जो दीर्घकालिक होती है वो जलवायु होती है। मौसम जो होता है कहीं भी मौसम बन सकता है। ऐसा देखिए, जैसे देखिए अभी आप इस समय आप अयोध्या में हैं, 5 अगस्त 2020 को मौसम स्वच्छ मौसम है। दूसरी जगह आप जाइए, मौसम में देखेंगे उसी समय ही कहीं मौसम में बरसात हो रहा है, कहीं बादल है, कहीं कड़ाके की धूप है। तो इसका मतलब मौसम जो होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। इसका मतलब मौसम स्थानीय होता है। जबकि जलवायु जो है, जलवायु मतलब होता है जैसे यदि सर्दी है तो सर्दी ही रहेगा, गर्मी है तो गर्मी ही रहेगा, पूरे उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में भी रहेगा और काफी दूर तक रहेगा। इसका मतलब जो जलवायु होता है वो स्थानीय भी होता है, स्थानीय भी होता है, स्थानीय के साथ साथ जो है क्षेत्रीय भी होता है, काफी दूर तक भी होता है। तो जलवायु विज्ञान जो होता है स्थानीय होते हैं और प्रादेशिक भी होते हैं। तो क्षेत्रीय कहिए या प्रादेशिक कहिए, प्रादेशिक।
तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मौसम और जलवायु। इसके लिए ताप, दाब तथा आर्द्रता मुख्य रूप से कारगर साबित हो रहे हैं। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करते हैं। वायुमंडलीय संरचना क्लियर हो गया क्या क्या है? हम बहुत शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो मेंस के टॉपिक्स में आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, कम के कम लिखना होता है और टू दी पॉइंट लिखना होता है। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें ताप, दाब तथा आर्द्रता प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं। इन तत्वों के कारण ही वायुमंडलीय घटनाएं उत्पन्न होती हैं। वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन अल्पकाल में किया जाता है, तब इसे मौसम कहते हैं। यही इतना ही नहीं, इसे घंटे, दिन, सप्ताह या माह में निर्धारित करते हैं। वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालिक योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु का निर्धारण 30 से 31 वर्षों में किया जाता है। यदि जलवायु में परिवर्तन होता है तो इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु जो होता है वो स्थानीय तथा प्रादेशिक होते हैं, जबकि मौसम केवल स्थानीय होता है, लोकल होता है। मौसम के दीर्घकालिक औसत में जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ऐसी ऐसी पूरी घटनाएं आप देख चुके हैं। तो सबसे पहले अब ये जलवायु अब जब देख चुके हैं, तो इसका वायुमंडलीय संरचना आप देखेंगे। वायुमंडलीय संरचना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा का पूरा वीडियो यदि देख लेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन बनेंगे, वो सिविल सर्विस के ही बन सकते हैं। ऑनलाइनर में, एसएससी, रेलवे, पुलिस में तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। सबका थीम एक ही है। इतने ही वीडियो से चाहे जिस हिसाब से क्वेश्चन घुमाएगा तुरंत हल कर लेंगे। ऐसे प्रश्न उत्तर आप हल करते जाएंगे। एक प्रश्न आज हल किए, 2 प्रश्न हल किए, 10-20 प्रश्न हल करेंगे, उससे सफलता नहीं मिलेगा। इसी ही वीडियो से हजारों क्वेश्चन बनेंगे। और नहीं तो कहीं हम अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, इसके बाद में देखिएगा। तो वायुमंडलीय जो संरचना है, वायुमंडलीय संरचना में सबसे पहले आप देखिए पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हो गया, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। पृथ्वी चूंकि ध्रुवों पर चिपटी हुई है, ये विषुवत रेखा या कर्क रेखा है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। विषुवत रेखा या इक्वेटर, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही होती है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, जबकि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज 2 बार विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर से होकर गुजरती है। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और ट्रॉपिक ऑफ कैरिकन पर 22 दिसंबर को सूरज होता है। सूरज इधर से इधर जाए, हर बार की स्थिति यहाँ पे रहती है भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी रहता है। पूरे पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। स्थिति चाहे जो रहे, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होने से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब। इसका मतलब हवाएं यहाँ पर ऊपर उठी रहती हैं, जबकि इसकी तुलना में यहाँ हाई प्रेशर होगा। इसकी तुलना में यहाँ हाई प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे हवाएं कुछ बैठी रहेगी इसकी तुलना में, और यहाँ पर भी कुछ बैठी रहेंगी, इसलिए हाई प्रेशर। तो यहाँ पे लो प्रेशर, इसका मतलब निम्न वायुदाब। और इधर में जाएंगे और ज्यादा हाई प्रेशर आएगा इसकी तुलना में। कहाँ पर? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर हवाएं हमेशा बैठी रहती हैं इसकी तुलना में एकदम पूर्ण रूप से। तो इस तरीके की स्थिति है। ये जो पृथ्वी पूरी देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर धूल, कण, गैस, जलवाष्प दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर धूल, कण, जलवाष्प दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। ऐसी स्थिति दिखने को मिल रही है। औसतन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के रेंज तक
पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर रेंज तक धूल कण जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। जो जो आप पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते जाएंगे, धूल कण जल वाष्प की मात्रा में कमी आती जाएगी। अब इसी पृथ्वी को आपको दिखा रहे हैं। आप पृथ्वी देख रहे हैं, सपोज करिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सपोज करिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अर्थ पृथ्वी है। पृथ्वी के पास में वही जो बड़ा वाला पृथ्वी बनाए थे, पृथ्वी के चारों ओर धूल कण जल वाष्प पाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार की गैसें भी रहती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सी गैसें रहती हैं, आर्गन रहता है, हीलियम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक ऐसी ही स्थिति यही पृथ्वी को हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पृथ्वी के ये सपोज करिए पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सपोज करिए पृथ्वी का विषुवत रेखा पार्ट है। तो पृथ्वी के अभी जैसे हमने बताया था कि ये जो पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, इसका मतलब हवाएं काफी ऊंचे से उठती हैं, जबकि ये जो ध्रुव है यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पर हवाएं नीचे बैठी रहती हैं। हवाएं यहाँ पर ऊपर उठेंगी, इसका मतलब वह मंडली भाग यानी कि जल वाष्प, धूल कण, गैसें यहाँ पर काफी ऊंचाई तक पाई जाएगी, जबकि यहाँ पर कम ऊंचाई पर। तो जो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल यानी कि ध्रुवों पर ऊंचाई कम होती है, जो यहाँ पे ऊंचाई लगभग 8 से 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर औसतन किताब में लिखा है, कहीं कहीं 8 से 9 किलोमीटर, अलग अलग डाटा अलग अलग, औसतन 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक धूल कण, गैस, जल वाष्प काफी ज्यादा पाए जाते हैं। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जबकि ये जो रेखा है यहाँ पर लगभग 18 किलोमीटर, यानी कि विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक एक समान स्थिति बन रही है। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। यानी कि ये जो पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाएंगे तो लगभग 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर, जबकि ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक धूल कण, गैस, जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसी में धूल कण, जलवाष्प, गैस पाया जाता है। ट्रोपोस्फीयर मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल अब एग्जाम में कम पूछता है हिंदी, उसका इंग्लिश ज्यादा है, इस तरीके लिखता है ट्रोपोस्फीयर, TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। इसमें धूल कण, गैस, जलवाष्प पाए जाते हैं। इसी मंडल में ही वायुमंडलीय घटनाएं घटती रहती हैं, यानी कि बादलों का निर्माण होता रहता है, गर्जन होता रहता है, धूल कण, बरसात, बादल बनते हैं, बरसात होता रहता है। क्योंकि इसी मौसम में हो रहा है तो इसका मतलब कभी गर्मी पड़ेगा, कभी ठंडी, कभी बरसात होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब इस मंडल में परिवर्तन होता है। इस मंडल में परिवर्तन होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर को विक्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ऐसी घटना होती रहती है। इसका मतलब बादल का निर्माण, वर्षा, धूल कण, आंधी, तूफान किस मंडल में होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में, जिसे क्षोभ मंडल कह रहे हैं। पृथ्वी के सतह यहाँ से चूंकि धूल कण, गैस, जलवाष्प, कई चीजें गैसें पाई जाती हैं। इस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन लगभग 78% है। इसके बाद में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग जो है 20.8% है। इसके बाद में ओजोन पाया जाता है। ओजोन भी पाया जाता है, लगभग 0.9% पाया जाता है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। तो इसको बहुत पूछते रहते हैं एग्जाम में, इसको भी पूछते हैं, इसको भी पूछते हैं, हमारे वायुमंडल में कौन कितना पाया जाता है। तो इसी में ये सब पाए जाते हैं। पृथ्वी में चूंकि धूल कण, गैस, जलवाष्प यहाँ पे ज्यादा है, तो पृथ्वी की सतह से जो हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तापमान में कमी आती जाती जाए। अभी जैसे बताया गया था
कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ताप, दाब, आर्द्रता का वर्णन करना है। तो पृथ्वी की सतह से जो जो हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे, पृथ्वी की सतह से जो जो ऊंचाई पर जाएंगे, तापमान में कमी आती जाएगी। क्योंकि धूलकण जो पृथ्वी से यहाँ से सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आ रही होती हैं, तो इन किरणों को ये जो धूलकण जलवाष्प है इनको अवशोषित कर लेते हैं, गैस से इनको अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पर वापस आते हैं, कुछ पृथ्वी अपना सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। पृथ्वी जिसको अवशोषित करती है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण पृथ्वी सूर्य के जिन किरणों को अवशोषित कर रही है, अवशोषित करने वाले किरणों को पार्थिव विकिरण, और ये जब अवशोषित करेगी फिर उत्सर्जित करेगी, तो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किए गए किरणों को पुनः उत्सर्जित करने वाली किरण को पार्थिव किरण कहते हैं। पृथ्वी जो वापस कर रही है अवशोषित करने के बाद में, उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो पार्थिव विकिरण जब होता है, वापस पृथ्वी से किरणें जाती हैं, विकिरण जाते हैं, तो धूलकण सब अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा वायुमंडल गर्म बना रहता है। आने से नहीं, पृथ्वी द्वारा जब चाहे उत्सर्जित हो, जिसको अल्बेडो कहते हैं, या जो पृथ्वी निकाल रही है, जो उत्सर्जित कर रही है पृथ्वी, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, उनके कारण धूलकण गैस गर्म रहता है, वायुमंडल गर्म बना रहता है। जो जो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते जाएंगे, धूलकण जलवाष्प में गैसों में कमी आती है, इसलिए पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती जाती है। पृथ्वी के तापमान में जो सतह से ऊपर जो जाएंगे, 1 किलोमीटर में लगभग 1 किलोमीटर के लगभग रेंज में 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। 1 किलोमीटर में जाने पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई में औसतन 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। तो ऐसा देखा गया है, इसलिए बताया गया, लिखा गया है। तो पृथ्वी की सतह से जाते जाते जो एक यहाँ पर पार्ट आ जाता है, इस पार्ट के पास में तापमान में कमी आ जाती है। तापमान में कमी लगभग यहाँ पे पहुँचते ये चूंकि ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है, इसलिए इसको क्षोभ सीमा भी कहते हैं। ये क्षोभ सीमा हो गया। इस क्षोभ सीमा को, चूंकि यहाँ पे मौसम में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए इसको क्षोभ सीमा को मौसम परिवर्तन का छत कहते हैं। इस क्षोभ सीमा को मौसम परिवर्तन का छत कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -60 से -65 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -60 से 60 से -65 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, और इसी के बाद में नया मंडल शुरू हो जाता है। इसलिए इस मंडल को, क्षोभ सीमा को मौसम परिवर्तन का छत कहते हैं। मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? ट्रोपोस्फीयर में। यहाँ पे धूलकण आंधी के कारण, तूफान के कारण, कड़क के कारण वायुमंडल में, इस वायुमंडल में यानी कि ट्रोपोस्फीयर में वायुयान पायलट नहीं चलाते हैं, बल्कि क्षोभ सीमा के ऊपर यानी कि इसके ऊपर जो दूसरा मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जिसे समताप मंडल कहते हैं, यहाँ पर वायुयान चलाते हैं पायलट वायुयान कहाँ चलाते हैं? क्षोभ सीमा के ऊपर। क्षोभ सीमा के ऊपर कहाँ पर? समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ये औसतन 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसा देखा गया। इसके बाद में जो है दूसरा मंडल शुरू हो जाता है। इस दूसरे मंडल का नाम है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पर धूलकण जल वाष्प गैस की मात्रा नाम मात्र का पाया जाता है, इसलिए बादल का निर्माण भी नाम मात्र का होगा। ऐसे बादलों से ज्यादा वर्षा नहीं होती, बूंदाबांदी वर्षा होती है। जैसे कहते हैं बूंदाबांदी वर्षा, जैसे कभी कहते हैं स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिर जाए तो मोती बन जाती है, तो बूंदाबांदी वर्षा 1-2 बूंद होता है। इसलिए इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। मदर ऑफ है पर्ल, पर्ल मतलब होता है मोती, पर्ल क्लाउड यानी कि मुक्तामी मेघ, मुक्तामी मेघ
गामी कह दीजिए, मेघगामी कह दीजिए, मेघ, यानी कि मेन शब्द पकड़ना मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो यहाँ पे कुछ बादल बनते हैं, ज्यादा बादल नहीं बनते हैं, जिससे इक्का दुक्का बूंदाबांदी होता है। तो जैसे बताया नहीं, स्वाति नक्षत्र में बूंद पड़ जाए मोती का माला हो जाता है, तो वही चीज है। इसलिए ऐसे बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो होता है वो कहाँ बनता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में यहाँ बनता है। यहाँ पे ऐसी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, इसलिए वायुयान जो होते हैं, अपने पायलट जो होते हैं वायुयान को इसी मंडल में चलाना चाहते हैं, इसी मंडल में। अब यहाँ पे देखिए, इस मंडल में ये मौसम परिवर्तन का छत है। हवाएं जब यहाँ से ऊपर उठती हैं, लो प्रेशर यहाँ बनता है, विषुवत रेखा पर यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हवाएं यहाँ से ऊपर उठ करके ये हाई प्रेशर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर की हवाएं इधर। तो यहाँ से जब टेम्परेचर कम हो जाता है, एक समान टेम्परेचर बना रहता है, तो यहाँ पर हवाएं इस तरीके से चलती हैं। ये पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया और एक पूरब हो गया। हवाएं क्षोभ सीमा से टकराकर पश्चिम से पूरब की ओर बहुत तीव्र गति से जाते हैं, इसलिए इस हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जैसे जेट बहुत तेज चलता है, स्ट्रीम मतलब तूफान होता है, तो जेट स्ट्रीम। तो क्षोभ सीमा पर हवाएं ऐसे बहुत तेज चलती हैं, तो जेट स्ट्रीम बहुत तेज चलती हैं, इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेट स्ट्रीम क्या है? क्षोभ सीमा पर चलने वाली पश्चिम से पूरब, यानी कि पछुआ पवन होती है, पश्चिम से पूरब चल रही, इसका मतलब पछुआ पवन होती है। पछुआ पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं, इनका वेग बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो एक ट्रोपोस्फीयर हो गया, एक स्ट्रेटोस्फीयर। तो पृथ्वी के सतह से सबसे कौन सा मंडल है सबसे नजदीक में? ट्रोपो, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद में कौन सा मंडल है? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर है। इसके बाद में कौन सा मंडल आता है? इसके बाद में एक मंडल बनाया गया है, मध्य मंडल। शुरुआत में ये मध्य मंडल बनाया गया था, बाद में इस मध्य मंडल को दो पार्टों में तोड़ दिया गया। ये इसका नाम दे दिया गया मध्य मंडल, यानी कि मेसोस्फीयर। इसका नाम दे दिया ताप मंडल। ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर, इसी को आयन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि आयन मंडल जो होता है इसी ताप मंडल के अंतर्गत आता है, मेसोस्फीयर। अब जब यहाँ पे जैसे बताया कि टेम्परेचर यहाँ पे इतना है -60 से -65 डिग्री सेल्सियस, तो जो ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल है, तो ये जो सीमा होगा, ये सीमा जो होगा ये समताप सीमा होगा, समताप सीमा। अब यहाँ पे धूल कण की मात्रा कम है, धूल कण की मात्रा कम है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? इसी मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर पाया जाता है, जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया, ओजोन O3 लेयर। ओजोन मतलब होता है ऑक्सीजन का अपर रूप। जैसे हीरा और कार्बन जो है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप होता है, ऐसे ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। तो ओजोन जो परत होती है इसी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन ग्रीन हाउस गैस में आती है। ये दोस्त पढ़े होंगे, ओजोन ग्रीन हाउस गैस में आती है। ग्रीन हाउस गैस मतलब जो गर्मी उत्पन्न करे। इसका मतलब जब हवाएं इधर, सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं या कुछ यहाँ से जाएंगी, तो ये ओजोन जो है कुछ अवशोषित कर लेता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है। इससे टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ का जो यानी कि क्षोभ सीमा का जो तापमान होगा इसकी तुलना में बढ़ेगा। अब पृथ्वी की सतह से जो हम ऊपर जाते जाएंगे, तो समताप सीमा का टेम्परेचर बढ़ करके लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। बढ़ करके कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्षोभ सीमा से ऊपर जाने पर तापमान में फिर वृद्धि पाया जाता है। वृद्धि का कारण क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत का पाया जाना इसके टेम्परेचर बढ़ने का कारण है। लेकिन इसके अब ऊपर जो जाएंगे फिर तापमान में कमी आती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस नहीं है, ना कोई धूलकण है। सूरज की रोशनी यानी कि पराबैंगनी किरणें जो भी आ रही हैं वो सीधे सीधे आ रही हैं, यहाँ तक आ जाएंगी। अब सूर्य की किरणें में जो बताया गया, किरणों में एक होता है अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें।
अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरण ये 3 प्रकार की होती है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो इसमें से अल्ट्रावायलेट में भी 3 कैटेगरी है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक है अल्ट्रावायलेट सी है। तो सबसे ज्यादा ये सबसे पहले ये जानना कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सबसे ज्यादा गर्म होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। तो ये जो क्षोभ समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन परत है, ओजोन परत अवशोषित करती है, इससे यहाँ पर गर्मी कम आ पाती है। लेकिन ध्रुवों के पास में इसमें कुछ छिद्र पाया गया, ध्रुवों के पास में छिद्र मतलब इसकी परत में मोटाई में कमी आ गई है। और इस कमी का कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, CFC है, HCFC है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सी गैसें, ओजोन भी हैं, जिसके मुख्य कारण है रेफ्रिजरेटर, AC, फ्रिज, कई कारण हैं। तो पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जा रहे हैं, आपका मध्यमंडल आ गया है। मध्यमंडल में टेम्परेचर अब धीरे धीरे कमी आएगा। जो मध्य सीमा जो ये बनता है, इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। इसका टेम्परेचर -85 से -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मध्य सीमा का जो तापमान है सबसे कम, हमारे वायुमंडलीय सीमा में मध्य सीमा का तापमान -85 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सबसे कम तापमान मध्य सीमा। अगर ऐसा नहीं कहेगा तो मध्यमंडल भी कह सकते हैं। तो और सबसे ज्यादा जो अल्ट्रावायलेट की बात बताएं, अल्ट्रावायलेट को कौन अवशोषित कर रहा है, तो पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर रहा है, ये ओजोन लेयर है जो समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद में तापमंडल, इसी तापमंडल में को आयन मंडल कहते हैं। क्योंकि यहाँ गर्मी अब इससे जो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो धूलकण पाए जाएंगे वो ब्रह्मांड के धूलकण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्मांडीय धूलकण भी कहते हैं। यहाँ पे तापमंडल में जो भी गैसें हैं सब आयनीकृत अवस्था में, आयनित हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दे चुके हैं या ले चुके हैं, आयनीकृत अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। इसी मंडल तापमंडल में ही आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर है। इसी में 2 प्रकार की गैसें निकल रही हैं, 2 प्रकार की रोशनियां निकल रही हैं, AB और AA। AB मतलब अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिणी ऐसे नहीं याद रहे कहाँ पे होता है, ये दक्षिणी ध्रुव के साइड में देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे दिमाग लगा लीजिए अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव की साइड में ऐसे है तो दक्षिण अमेरिका में, लेकिन बोरियालिस मतलब ब्राजील से मान के ऐसे दिमाग लगा लीजिए। इसको नहीं आया तो इससे ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव के साइड में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसका मतलब अरोरा ऑस्ट्रेलियस हो गया, तो अरोरा बोरियालिस हो गया। ये है क्या दोस्तों, ये तीव्र रोशनी है, रात में चमकती है। तीव्र रोशनी उत्तरी ध्रुवों पर और दक्षिणी ध्रुवों पर बहुत तीव्र चमकती है, इसलिए इसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। तो तीव्र रोशनी चमकती रहती है। इसके बाद में ये बहिर्मंडल पाया जाता है। बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होती है। बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होती है। हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता के कारण इस बहिर्मंडल इसमें पाया जाता है। पूछते रहते हैं बहिर्मंडल किस क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम बहिर्मंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। अब ये जो तापमंडल देख रहे हैं, इसी तापमंडल से रेडियो तरंगे वापस आती हैं। जो दूर संचार में रेडियो तरंगे कहाँ से वापस आती हैं, रेडियो तरंगे तापमंडल यानी कि आयन मंडल से वापस आती है। लेकिन ये जो हीलियम और हाइड्रोजन देख रहे हैं बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। यहाँ से सैटेलाइट बहिर्मंडल से वापस किया जाता है, छोड़ा जाता है। सैटेलाइट को बहिर्मंडल से छोड़ा जाता है, जबकि इसके ऊपर एक विद्युत चुंबकीय मंडल है। विद्युत चुंबकीय मंडल ठीक इसके ऊपर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इतना हुआ था मंडल में, अब इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि जो तापमंडल आयन मंडल है इसके जो सीमा है 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि बहिर्मंडल के पास में टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस। और इसके ऊपर जो है
लगभग 17,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ये जो माने हैं 8 लगभग 18 तो 12 है, लगभग यहाँ से ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसके बाद में 80 किलोमीटर तक है। इसके बाद में ऐसे डाटा बनते जाते हैं। अब ये जो शुरुआत में ऐसा देखे हैं, शुरुआत में जो मंडल बन रहे हैं, तो शुरुआत में लगभग 80 किलोमीटर तक लगभग एक समान तापमान बन रहा था। शुरुआत में लगभग 80 किलोमीटर तक तापमान एक समान रहता था, इसलिए इतने ताप को समताप मंडल कहते थे, समताप मंडल कहते थे। लेकिन इसके बाद में तापमान में विषमता पाई जाती है। समताप मतलब समान, ताप मतलब ताप, समान ताप पाया जाता था लगभग 80 किलोमीटर तक, इसलिए इतने पार्ट को समताप मंडल, दूसरे में तापमान में विषमता पाई जाती थी, इसे विषम ताप कहते थे। समताप मंडल विषम ताप मंडल कहा जाता था। शुरुआत की स्थिति समताप मंडल था, विषम ताप मंडल। तो पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद में मध्यमंडल। चूंकि मध्यमंडल पहले पूरा एक था, बाद में तोड़ा गया ये मध्यमंडल, एक तापमंडल। तापमंडल के अंतर्गत आयन मंडल है, इसके बाद में बहिर्मंडल, इसके बाद में विद्युत चुंबकीय मंडल। इसी विद्युत चुंबकीय मंडल ये सूर्य के किरणों के इर्द गिर्द में है, सूर्य के एकदम सबसे पास में पड़ जाता है, सबसे ऊपर पड़ जाता है, इसलिए सौर आंधी, सौर आंधी, सौर तूफान, सौर पवन यानी कि सूर्य की लपटों के समान आधी तूफान किरणें आदि रहती हैं, इसलिए सौर आंधी, सौर किरणें, कॉस्मिक किरणें सब विद्युत चुंबकीय मंडल में चलते हैं। यहाँ से भी सैटेलाइट जारी किया जाता है। जो सैटेलाइट चलते हैं बहिर्मंडल में, कुछ सैटेलाइट चलते हैं और कुछ विद्युत चुंबकीय मंडल में भी चलाए जाते हैं। तो रेडियो तरंगे तापमंडल यानी कि आयन मंडल से वापस होती हैं, ना कि मध्यमंडल से। लेकिन यदि ये नहीं दिया है तो मध्यमंडल मार सकते हैं उत्तर में, यदि ये नहीं दिया है तो मध्यमंडल उत्तर हो जाएगा। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, और यही ओजोन लेयर जो है सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और सबसे ज्यादा पराबैंगनी किरणों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट सी सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये टेम्परेचर शुरुआत में घटते जाते हैं, घटते घटते यहाँ पे घट जाते हैं सौर सीमा के पास में, लेकिन ओजोन लेयर के कारण इस मंडल में बढ़ जाता है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ पे धूल गैस नहीं पाई जाती है, -85 से -100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ऐसा टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इस तरह के बढ़ते जाते हैं। तो उसको नहीं जानना दोस्तों, इस तरीके जानना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेने होते हैं, कहाँ पे क्या चीजें हैं। अब आ गया मध्यमंडल, यहाँ पे क्या बादल नहीं बनेंगे क्या? यहाँ पे तो बादल, ऐसा भी एक दो बादल पा सकते हैं, कुछ धूलकण यहाँ से मध्यमंडल में पृथ्वी से जा सकते हैं, कुछ वायुमंडलीय आ सकते हैं, तो इक्का तुक्का बादल का निर्माण हो सकता है, इसलिए इसको निस्तारित बादल कहते हैं। इन बादल का कोई मतलब नहीं है, निस्तारित बादल कहते हैं। मदर ऑपल क्लाउड जबकि कहाँ पाया जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, हमारे लिए फायदा क्या है? इस जो वायुमंडलीय संरचना को हम पढ़े हैं, इस वायुमंडलीय संरचना से पढ़ने से हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे कि जलवायु विज्ञान में जलवायु का निर्धारण कैसे करें, जलवायु कहाँ से कहाँ आएगा, क्या करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे, सीधा ऐसा जानेंगे। हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वायुमंडलीय संरचना का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इससे आगे विस्तार में दिया जाएगा। जो नहीं शायद सब्सक्राइब किए हमारे वीडियो को, यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को फटाफट शेयर कर दें। ये पार्ट 1 था, ये पीटी बेस था, इसके बाद में मेंस आएगा। मेंस कैसे देखेंगे, इस पर वायुमंडलीय संरचना पर कैसे जलवायु विज्ञान में निर्धारण किया जाएगा, या इस समय लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में कोरोना के काल में जलवायु पर क्या परिवर्तन करा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन किए हैं, और इस पलायन करने से एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इन सब में कुछ प्रयोग में कुछ कमी आई है। तो इससे जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ है, जलवायु में परिवर्तन के पीछे यहाँ से जो धूल कण जलवाष्प गैसें हैं उसमें किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, वर्षा होगा कि नहीं होगा, इससे विस्तार में अगले वीडियो में चर्चा देंगे। सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। थैंक्स। यदि पसंद आए
तो दीजिए, रिपोर्ट दीजिए। ना पसंद आए, कहीं गलती लगे तो उसको भी बताइए, इंगित करें 100%। थैंक्स दोस्तों।